बात करते हैं मेकिंग अर्ली अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, यहाँ पे वर्ड क्लासिफिकेशन को क्या यूज किया गया है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड देयर डिफरेंसेस। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है तो उनको एक स्लॉट में प्लेस कर दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट है तो उनको डिफरेंट स्लॉट में प्लेस कर दिया गया है। ये तो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की डिस्कशन होगी। अगर हम बात करते हैं किसी भी शॉप पे चले जाते हैं, डेली यूज की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी शॉप में चले जाते हैं तो उस शॉप में देखते हैं कि हमारे पास बिस्किट्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्लॉट्स में प्लेस किए जाते हैं। और इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं सोप्स की, डिटर्जेंट्स की, तो उन डिटर्जेंट्स को, उन सोप्स को डिफरेंट स्लॉट्स में प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब दो तरह के या फिर दो से ज्यादा जितने भी हम लोग बात करते हैं वो डिफरेंट तरह के हमारे पास सोप्स या डिटर्जेंट्स मौजूद होते हैं। तो उन सोप्स को भी या फिर उन डिफरेंट डिटर्जेंट्स को भी डिफरेंट स्लॉट्स में प्लेस किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी और डिफरेंसेस और प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉशिंग सोप या फिर बाथिंग सोप, तो वॉशिंग सोप की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी बाथिंग सोप से। इस वजह से वॉशिंग सोप सोप्स को एक स्लॉट में प्लेस कर दिया गया, जबकि हम बात करते हैं अगर बाथिंग सोप की तो उनको डिफरेंट स्लॉट में इस वजह से प्लेस किया गया क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी आपस में डिफरेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक मेक देयर स्टडी इजियर। हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो चुका था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस वजह से उन्होंने एलिमेंट्स को एक प्रोडक्ट टेबल में अरेंज कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल में अरेंज करने का उनका यही मकसद था कि हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उनको एक ही स्लॉट में या फिर उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बेस पे उनको डिफरेंट स्लॉट में प्लेस कर दिया। फिर उस पूरे स्लॉट को क्या कर दिया, स्टडी कर दिया, और उसमें मौजूद जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की स्टडी भी पॉसिबल हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम इस पूरे चैप्टर की जो समरी है, ठीक है, वो इस स्लाइड में है। वो क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का में हम लोग के पास डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट डिस्कवरी पेश की। ठीक है, तो डिफरेंट अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं डोबराइनर ट्राइएड। ठीक है, डोबराइनर ने अपना जो पीरियोडिक टेबल था वो 1829 में पेश किया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो ऑक्टेव्स क्या होता है, सारेगामापाधानिसा। ठीक है, तो जैसे हमने हमारे पास लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मींस रिपीट हो रही है, प्रॉपर्टीज टू बी एक्सप्लेन डिटेल्स हम लोग इसके टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड ने अपना पीरियोडिक टेबल 1864 में पेश किया। इस तरह से अगर हम बात करते हैं मेंडलीव लॉ, तो मेंडलीव ने अपना लॉ या फिर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल 1869 में पेश किया। और उसके बाद हमारे पास लास्ट पीरियोडिक टेबल जो आया था वो मोज़ले ने 1913 में पेश किया, और इसके पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डोबराइनर ट्रेड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेंडलीव लॉज, ठीक है, इन तीनों के जो लॉज की बेस थी वो मास नंबर, इन तीनों के लॉज की बेस जो थी वो मास नंबर की बेस में एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। किसने, डोबराइनर ट्रेड ने, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने एंड मेंडलीव लॉज में। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट में जो साइंटिस्ट आया जिसका जो पीरियोडिक टेबल था वो रिजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो वो जो हमारे पास साइंटिस्ट था उसके जो पीरियोडिक टेबल की या फिर उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए हुए थे वो किसकी बेस पे अरेंज किए हुए थे, वो एटॉमिक नंबर की बेस पे, एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किए थे। हम यहाँ पे देखते हैं अब हमारे पास मास नंबर क्या होता है। ठीक है,
और एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, मास नंबर की बेस पे डोबराइनर ने अपना लॉ पेश किया, ठीक है, न्यूलैंड ने अपना लॉ पेश किया या फिर अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया, और यहाँ पे मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल किस पे बेस किया, किसकी बेस पे पेश किया, मास नंबर की बेस पे। और एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मोज़ले ने 1913 में अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पे पेश किया। ठीक है, अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, जब मास नंबर को हम लोग किसका नाम देते हैं, और न्यूक्लियन नंबर, इसको हम लोग न्यूक्लियन नंबर भी बोलते हैं। न्यूक्लियन नंबर का मतलब यह है कि एक एटम है हमारे पास, उस एटम में मौजूद हमारे पास न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम ले लिया जाए तो उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, मास नंबर का नाम देते हैं या फिर न्यूक्लियन नंबर का नाम देते हैं। तो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम का जो हमारे पास एक न्यू नंबर आया है, उस नंबर की बेस पे, जिसको न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर बोलते हैं, उस मास नंबर की बेस पे डोबराइनर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया, जो कि बाद में रिजेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो मोज़ले ने 1913 में अपना पीरियोडिक टेबल इस मास नंबर की बेस पे पेश किया है। अब एटॉमिक नंबर की बेस पेश किया है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारे पास कोई भी एटम होता है, उसमें मौजूद न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके गिर्द शेल्स होते हैं, इन शेल्स में मौजूद होते हैं जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन शो करते हैं किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, जस्ट लाइक द प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात कर रहे थे, तो ये एटॉमिक नंबर होता है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर की या फिर प्रोटॉन के नंबर की बेस पे मोज़ले ने 1913 में अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया है। ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल, जिसमें 118 एलिमेंट्स मौजूद थे, जिनमें से 92 जो हैं वो क्या है, नेचुरली अकरेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 26 एलिमेंट, तो 26 एलिमेंट आर्टिफिशियली प्रिपेयर, जिनको साइंटिस्ट ने खुद प्रिपेयर किया गया, जैसे कि पोलोनियम, क्यूरियम। ठीक है, ये किसने पेश किए, मैडम क्यूरी एंड मैडम क्यूरी ने पेश किए। ठीक है, या फिर हम उसको मैरी क्यूरी का नाम भी देते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, डोबराइनर ट्रायड। डोबराइनर ट्रायड मतलब डोबराइनर ने अपना जो कंसेप्ट है, अपना जो पीरियोडिक टेबल है, वो 1829 में पेश किया गया था। इस डोबराइनर ट्रायड, डोबराइनर जो हमारे पास साइंटिस्ट था, इस की जो पीरियोडिक टेबल था, तब तक सिर्फ 33 एलिमेंट्स या फिर लेस देन 33 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंज किया गया था। ठीक है, सबसे पहले ऐसा एलिमेंट को प्लेस किया जिसका एटॉमिक नंबर सबसे, एटॉमिक मास सबसे कम है, फिर इस तरह से एलिमेंट को प्लेस किया जिस तरह एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा है, फिर थर्ड एलिमेंट ऐसा प्लेस किया गया जिसकी एटॉमिक मास जो है या फिर मास नंबर जो है वो सेकंड वाले से ज्यादा है। इस तरह से हमारे पास इससे बड़े एलिमेंट्स को प्लेस किया गया जिसका मास नंबर इससे ज्यादा है, फिर उसके बाद इससे बड़े एलिमेंट को प्लेस कर दिया जिसका मास नंबर इससे ज्यादा है, फिर ऐसे एलिमेंट को प्लेस कर दिया जिसका मास नंबर इससे ज्यादा है, फिर इस तरह से एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया गया जिनके अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर। जब मास नंबर की बेस पे इसमें एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया गया,
फिर उसने थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया, ठीक है। पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पेश कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, इसने थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया। थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाने का के बाद थ्री एलिमेंट्स का इसने ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाने के बाद इसने बोला है कि इसको नाम दे दिया इसने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे इसको नाम दे दिया, हम नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो उसने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट जो कि ए था और थर्ड एलिमेंट, एक ग्रुप में से फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट या फिर टर्मिनल जो हमारे पास एलिमेंट्स थे जैसे ए और सी है, ठीक है, इनके मासेस का सम लेके उनका एवरेज निकाल दिया, ठीक है। जब उनका अर्थमेटिक मीन या फिर उनका जब सम निकाल दिया गया, उसका ये जो न्यू नंबर आया है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल था बी वाले के, जो कि सेंट्रल एटम था उसके मास के इक्वल, ठीक है। सेंट्रल एटम के मास के इक्वल बनता था जो हमारे पास निकला था या फिर अर्थमेटिक मीन निकला था। इस तरह से ये रूल इस पे अप्लाई कर दिया गया और ये रूल हमारे पास थर्ड जो हमारे पास उसने क्या चीज ग्रुप बनाया था उसके ऊपर अप्लाई कर दिया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, when the elements are arranged in increasing order of their atomic masses in group of three triads, then the arithmetic mean of mass of first and third element is found approximate equal to mass of central atom, ठीक है। तो mass of central atom में इसको प्लेस कर दिया गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिथियम जिसका मास नंबर था जी 7 और पोटाशियम जिसका मास नंबर था 39, 7 और 39 को उसने क्या किया इस तरह से 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 23। अब ये इसका जो मास आया वो बिल्कुल इक्वल एग्जैक्टली इक्वल था सोडियम के मास नंबर के इक्वल। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम बेरियम और स्ट्रोंशियम की बात करते हैं तो इसका जो मास नंबर आया था कैल्शियम प्लस बेरियम डिवाइडेड बाई 2, इसका जो मास नंबर आया था वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल था स्ट्रोंशियम के मास के इक्वल। इसी तरह से क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन और आयोडीन का मास का अर्थमेटिक मीन लिया तो वो भी किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल था, ब्रोमीन के मास के अप्रोक्सीमेट इक्वल था, ठीक है। लेकिन ये अप्लाई हो गया, ठीक है, इसका रूल। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन ये थी कि डे ब्रुइने कुड फाइंड ओनली 3 ट्राइड्स, दैट इज टोटल ऑफ 9 एलिमेंट्स ओनली, ठीक है। टोटल ऑफ 9 एलिमेंट्स का मतलब ये है कि इसका जो कंसेप्ट था कि ट्रायड इसने बना दिया तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का अर्थमेटिक मीन ले लिया जो कि सेंट्रल एटम के मास के इक्वल था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट सिर्फ 3 ग्रुप या फिर 9 एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल था। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे जो कि 30+ थे, ठीक है, तो इसके बाद जो एलिमेंट्स जो कि 30+ थे, ठीक है, 30 एलिमेंट्स की टाइम तक या फिर 33 से लेस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। या फिर 30 एलिमेंट या फिर 33 एलिमेंट से 10 लेस एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, उन पर ये एप्लीकेबल रूल अप्लाई नहीं होता था, सिर्फ 9 एलिमेंट्स पे या फिर 3 जो हमारे पास इसने ग्रुप्स बनाए थे उनके ऊपर एप्लीकेबल था, ठीक है। और उसके अलावा जो एलिमेंट्स थे या फिर उसके अलावा जो ग्रुप्स ने बनाए थे 3 एलिमेंट्स के उसके ऊपर एप्लीकेबल इस वजह से नहीं था क्योंकि फर्स्ट थर्ड एलिमेंट्स के मास का सम लेता था तो वो बहुत ज्यादा बड़ा था या फिर बहुत ज्यादा छोटा आ जाता था। इस वजह से क्या हुआ, इसका रूल जो था वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के ऊपर या फिर 3 ग्रुप्स के ऊपर एप्लीकेबल, ठीक है। उसके अर्थमेटिक मीन के इक्वल अप्रोक्सीमेट इक्वल था इन तीनों ग्रुप्स का। लेकिन अगर हम इसके ऑनवर्ड बात करते हैं और एलिमेंट्स या फिर और ट्रायड की बात करते हैं, 3 ग्रुप्स की बड़े एलिमेंट्स के ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। इस वजह से इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो रिजेक्ट हो गया।